हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज आइए फ्रेंड्स, बज रहे हैं शाम के 4। यहाँ पर अपनी क्लास कर रहे हैं और आज की एक भी दिन में क्लास नहीं हुई। और मैंने आप लोगों को पहले ही बोल रखा है रीज़न क्या है। ठीक है, कोई नहीं, वैसे भी हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, कर लिया है, तो चीज़ें हो जाएंगी। वैसे ही आपको कोई प्रॉब्लम फ़िलहाल होने नहीं वाली है। आज वैसे भी तारीख आप देख रहे हैं, आज है 26 मई, और 3 4 5 देश में और बचे हुए हैं, फिर हमारा जून का सेशन होगा। तो रिवीजन हम कर रहे हैं। हमने सीरीज तो ऑलरेडी कर ही लिया है। सीरीज में जो चीज़ें दी गई वो हम देख रहे हैं, और क्वेश्चंस के फॉर्म में हम चीज़ों को रिवीजन कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस चाहे वो छोटे वाले हों, बड़े वाले हों या ऑब्जेक्टिव हो, कई सारे मिल के आते हैं। तो हम इस तरीके से मल्टीपल अपना रिवीजन सभी सब्जेक्ट का डिफरेंट डिफरेंट कर लेंगे। अब मुझे लगता है कि आप लोगों में से किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। आप लोग के लिए भी बढ़िया है, आप लोग कुछ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मैं कुछ पढ़ा रही हूँ, तो सही है। आपका एक दो सब्जेक्ट वो तैयार हो रहा है, कुछ मेरे साथ तैयार हो रहा है, मल्टीपल टाइम आपका रिवीजन हो ही जा रहा है। जब तक एग्ज़ाम नहीं आता तब तक हमको ये क्वांटिटी से काम अपने मेंटेन करके रखने होंगे, वो हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, चलिए फिर ये है हमारी आज की पहली क्लास, जो कि इवनिंग में शाम को 4 बजे डेली होती है, और हम मिल रहे हैं शानी क्लासेस पे। आप में से कोई पहली बार आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, पूरा एंड तक देखिए, फिर लाइक करिए, ताकि आपको समझ में आए कि चीज़ें क्या हैं, क्या बताई जा रही हैं। और इस पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा, या आप टेलीग्राम पर भी शालिनी क्लासेस नेम है, आप सर्च कर सकते हैं। तो आपको चीज़ें काफ़ी अच्छी हेल्प भी हो जाएगी, बहुत सारी। चलिए देखते हैं। और मैंने आप लोगों का यूट्यूब चैनल पर एक कम्युनिटी का पोस्ट होता है, ठीक है, जिसमें मैंने कल 3 4 क्वेश्चन आपको बाल विकास से दिए हुए थे। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको वहाँ पर भी बीच बीच में ऐसा दिया करूँगी। तो आप लोग एक बार वो भी चेकआउट ज़रूर से ज़रूर कर लिया करिए, कि जितना हो सके वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आपके लिए चीज़ें करवाई जा रही हैं, तो बेस्ट है कि आप उस चीज़ को ज़रूर से ज़रूर देख लें। ठीक है, चलो आ जाओ अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट देखिए, क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, ठीक है, मैंने कलर नहीं चेंज किया। आराम से जब सब फुर्सत में रहते हैं तब चीज़ें खूब अच्छे से डेकोरेट करते हैं, अदरवाइज फिर क्वेश्चंस देख लो, आंसर्स देख लो। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है, कल्पना का विकास कैसे होता है। आप कल्पना के बारे में पढ़े हुए हैं। कल्पना का टॉपिक आपके सिलेबस में एग्जैक्टली मेंशन किया गया है बाल विकास में। कि पहला पेपर हमारा है बाल विकास ही हम पढ़ रहे हैं, बाल विकास का ही रिवीजन कर रहे हैं, बाल विकास शिक्षण अधिगम, और उसका नए चैनल पे हम लोग सोशल साइंस का कर रहे हैं। तो ये हमारा रिवीजन मल्टीपल टाइम चल रहा है। तो ये 3 चीज़ें पकड़ कर चल रही हैं। ये तीनों को करने के बाद और जो सब्जेक्ट लेफ्ट बचे वो भी करेंगे बीच बीच में, ठीक है, ताकि रिवीजन हो जाए। क्योंकि मेरा अब टारगेट है मैं 50 नंबर वाले पे ज़्यादा टारगेट करूँ, क्योंकि जो 90% लेना है वो इन्हीं 50 से बनता है, बाकी वाले से नहीं बनेगा, ये श्योर है। तो इसलिए ध्यान रखना है। अब देखो, कल्पना का विकास कैसे होता है, इमेजिनेशन के टॉपिक से क्वेश्चन बनता है आपको 1 नंबर 2 नंबर का। तो हम सामान्यतः इसके आंसर्स को क्या लिखते हैं, या क्या बेस्ट लिख सकते हैं जिसमें वह नंबर मिल जाए। आप आंसर अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, और ये भी आंसर यहाँ पर है। देखिए, कल्पना एक इमेजिनेशन, परियों की कहानियाँ, परियों की जो कहानियाँ होती हैं फेरी टेल्स वाली, छोटे बालकों की कल्पना शक्ति का विकास करने का सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम होती है। जो छोटी छोटी कहानियाँ प्रिंसेस की होती हैं, ठीक है, प्रिंस प्रिंसेस की छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं, राजकुमारी राजा लोगों की, वो जो होती है, वो जो इमेजिनेशन होती है, वो कल्पना शक्ति है, बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम होती है, कि हम उनकी इमेजिनेशन की पावर को बढ़ा रहे हैं। कहानी हिंदी में गद्य लेखन की एक विधा होती है। जब हम कद से पूछता है यार आपको आता है कि कहानी क्या होती है, कहानी से आप क्या समझते हैं, तो आप ये बात वहाँ पर लिख सकते हैं, और आप बता भी सकते हैं कि कहानी गद्य लेखन की एक विधा होती है, एक विधा है। ठीक है, मनुष्य के जन्म के साथ ही कहानी का भी जन्म हुआ है। मनुष्य के जन्म के जैसे मनुष्य का जन्म हुआ है, उसके साथ ही एक न एक कहानियाँ जो मुंह के द्वारा ऐसे कही गई और फैल गई, तो मनुष्य के साथ ही इन कहानियों का भी जन्म हुआ, और कहानी कहना और सुनना मानव का आदिम स्वभाव बन गया। अब कहानी लोग कहते भी हैं, और कहानी को सुनना एक स्वभाव हो गया, और हमें कहानियाँ अच्छी लगती है। हमने दो बैलों की कथा पढ़ी है, हमने वो हामिद का चिमटा पढ़ा है, जो मेले में जाता है अपनी दादी के लिए वो लेके आता है। हमने कटी पतंग को पढ़ा है, जो अपनी माँ को पतंग भेजता है उड़ाकर, तो उसकी माँ मर जाती है बच्चे की, उसके दादा रहते हैं, याद आया, उसकी पतंग कहीं जाके फंस जाती है। इससे कैसे बहुत सारी कहानियाँ आपने खुद पढ़ी होगी। और भी मैंने वो एक बाढ़ की कथा मैंने पढ़ी हुई है। बाढ़ आता है, लेखक ऊपर लिख कर उसका सेकंड फ्लोर पे घर रहता है, लिखता है। ऐसी बहुत सारी मैंने फेमस फेमस कहानी जो 10th 11th की क्लासेस में पढ़ी हुई है, वो वाकई बहुत अच्छी, एक बहुत अच्छा विवरण कहा गया। तो कल्पना का विकास हम कहानियों के द्वारा, चाहे वो छोटे बच्चे हो या बड़े हों, कर सकते हैं। और मेनली लेकिन हम छोटे बच्चे के ऊपर ये चीज़ ज़्यादा अप्लाई कर पाते हैं।
चलें आगे। आई होप सो कि आप लोगों ने भी सब कहानियाँ का आप में से सीबीएसई बोर्ड से आप लोग संबंधित, वो हामिद वाली तो मिल जाएगी बहुत जगह। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से संबंधित है तो ये सारी सीबीएसई बोर्ड की कहानियाँ हैं 10th क्लास की। ठीक है, चलें आगे बढ़े। आगे चलिए, आज कितने सालों की बात है, मुझे बहुत समय हो रहा है 10th पास किए हुए, लेकिन ये है कि देखिए कि चीज़ें जो जो एग्जैक्टली वो बहुत अच्छी हैं, याद है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कल्पना का महत्व क्या है? जो कल्पना का टॉपिक है कि ये चीज़ है तो महत्व क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। हम जब किसी चीज़ की कीमत समझ जाते हैं तो वो चीज़ फिर हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, फिर वो चीज़ हमें रिजल्ट देती है। आप वो जो भी काम कर रहे हैं अगर उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो वो चीज़ आपको एक 100% रिजल्ट देगी। तो कल्पना का महत्व क्या है? कल्पना आखिर है क्या? क्या ये बस ख्याली पुलाव है या इससे हमें कुछ मिल रहा है, बच्चे से कुछ हासिल कर रहे हैं, कुछ ग्रैप्स कर रहे हैं? तो कह सकते हैं कि कल्पना जीवन को महत्व देने का एक श्रेष्ठ माध्यम है। अगर आप जीवन को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं या देना चाहते हैं या देने का माध्यम खोज रहे हैं तो वो है कल्पना। रस, रस रस वो जूस वाला रस नहीं, जो एक रस होता है, ठीक है, जो भाव होता है, जो प्रेम होता है, जो स्नेह होता है, मधुरय, मधुर चीज़ें, स्नेह, ललित भाव, सभी कल्पना से जुड़े हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये कल्पना के ही इर्द गिर्द नाचती रहती हैं। जीवन वर्तमान है, स्मृति अनुभव है। जो जीवन होता है वो वर्तमान होता है, हमारे साथ रहता है, वास्तविकता के साथ रहता है, लेकिन जो स्मृति होती है, जो हमारी मेमोरी में चीज़ें छिपी होती है, वो हमारा अनुभव होता है। और कल्पनाशील व्यक्ति, कल्पना शक्ति जो होती है वो व्यक्ति की योजना शक्ति होती है, और जो कल्पना होती है ना वो उसकी योजना होती है। योजना शक्ति का मतलब क्या है कि उसकी प्लानिंग होती है कि क्या करना है। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल, जब मैंने ये पहली बार चैनल को क्रिएट किया था, मैंने 21 में इसको क्रिएट किया हुआ था। ठीक है, कोविड का टाइम था, बस मैं ऐसे ही मतलब मूड में आया कि लॉ ट्राई करते हैं, देन आई विल ट्राई नथिंग एल्स। मैंने इसको ट्राई किया। मैंने 21 का पेपर 2021 में मैंने इसको जो स्टार्ट किया तो तब वक्त नहीं कर पाई थी क्योंकि उतना पंचुअलिटी और चीज़ें नहीं हुई, मेरे मैनेज नहीं हुई। 22 में मैंने अपना पहला एग्ज़ाम करवाया था। 2022 में मैंने मई में अपना पहला एग्ज़ाम करवाया था। पहली बार मैंने अपना पहला एग्ज़ाम करवाया था। बच्चों को बहुत जितना हो सके उतनी हेल्प की थी, बहुत जितना भी मेरे से था। और उसके बाद फिर मैंने आपको 22 में मैंने मई में करवाया, फिर मैंने 22 में दिसंबर में दूसरा एग्ज़ाम करवाया। और अब की बार ये आपके साथ जो है आपका ये तीसरा एग्ज़ाम होगा जब मैं खुद से पढ़ा के करके इतना करके मैं यहाँ तक अभी तक फ़िलहाल आपके सपोर्ट से पहुँच पाई हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है, ये मेरे अनुभव हैं, ये मेरी प्लानिंग है। अब मुझे इसमें 22 में पेपर करवाने में बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन 23 में मुझे हर चीज़ पता है कि मुझे देखिए मेरा उस समय कोर्स भी नहीं कंप्लीट हो पाया था, उतने बच्चे भी नहीं मैं ग्रैप्स कर पाई थी, मैंने उनको पढ़ाया भी नहीं था, बीच बीच चीज़ें कभी हुआ डाल दिया, नहीं डाल दिया, ऐसा था। लेकिन आपके साथ मेरी पंचुअलिटी मेंटेन है कि नहीं मुझे वो चीज़ करनी है। मैं आप लोग का नाम ज़रूर, मैं किसी का नाम नहीं जानती थी, कुछ भी नहीं था। आपके साथ ये चीज़ें मैंने प्रॉपर तरीके से, तो मैं समझ गई कि अच्छा ये ऐसा है तो मैं उसी पैटर्न पे करने लगी। अब ये योजना शक्ति की जो बात है इसलिए मैं ये बात बता रही हूँ, ये मेरा खुद का अनुभव है। तो प्लानिंग के अकॉर्डिंग मैंने आपके दोनों सीरीज़ पढ़ा दी, जितना पढ़ाना था बहुत ज़्यादा। उसमें तो बहुत चीज़ें नहीं भी आती है, उसकी भाषा टफ रहती है तो दिक्कतें भी होती है। आसान भाषा में लिख के साधारण लिख के आओगे तो उसका नंबर ज़्यादा मिलेगा, और वही मैंने किया है, वही मैं बताती हूँ, और बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो योजना शक्ति क्या है कि आपकी प्लानिंग है, आप कोई भी चीज़ अगर सोच रहे हो उसकी प्लानिंग कर रहे हो तो वो चीज़ें आपकी वास्तविकता में एक दिन सामने आती ही आती हैं। देखिए, तो ये बात यहाँ पर समझ में आई। आज के कार्यों में पिछले अनुभव को ध्यान में रखते हुए वर्तमान को कैसे संयोजा जाए, मतलब कैसे उसके साथ कुछ नया किया जाए, और इसके लिए कल्पना शक्ति बहुत ज़रूरी होती है कि हम पीछे के अनुभवों को लेकर, मैंने पहला वाला जो एक्सपीरियंस था उसके बेस पे नए वाली चीज़ें मैंने काफ़ी कुछ अच्छा किया। नोट्स मैंने प्रॉपर बनाई, सब कुछ दिया। उन लोगों को कोई नोट्स वगैरह नहीं दी थी, टेलीग्राम पर जो दे दिया सो दे दिया। टेलीग्राम भी बाद में मैं बहुत टाइम बाद मैंने जाके टेलीग्राम बनाया था, नहीं तो मैं सिर्फ क्लास डालती थी, कोई टेलीग्राम का मतलब ही नहीं रखा था, कुछ भी नहीं था। इसीलिए जो जो पुरानी क्लासेस आपने कहे, मैंने कही है सारी आपको क्लासेस हिंदी की और उसकी दी हुई है, उन सबका PDF मेरे पास है ही नहीं है। खोजना होगा, शायद कहीं पड़ा होगा जहाँ पे मैंने बनाया था, नहीं तो उसका PDF वगैरह कुछ भी अवेलेबल नहीं है मेरे पास, क्योंकि वो मैंने बस बनाया और पढ़ाया और ऐसे डिलीट कर दिया, तो वो चीज़ें नहीं हो पाई। ठीक है, तो ऐसा रहता है, किया मैंने। तो आपको ये कल्पना जो होती है, आपके वर्तमान में कोई चीज़ अगर आपको करनी है तो आपको वो प्री प्लानिंग तरीके से आपको काफ़ी हेल्प करती है और आप बना लेते हो। चलिए आगे, मेरी बात से एग्री हैं, समझ में आई बात? चाहे वो छोटे जगह पे अप्लाई करो चाहे बड़ी जगह पे अप्लाई करो, वो एप्लीकेबल होती है और यू कैन डू योर बेस्ट। चलिए नेक्स्ट, बुद्धि की विशेषताएं बताइए। बुद्धि की विशेषताएं, बुद्धि आपके पास है, बिल्कुल है, बहुत तेज़ हो आप लोग, मैं देख ली हूँ। और बुद्धि की विशेषताओं में फिर आप क्या लिखोगे? तो अब इसमें एक प्रश्न ये भी बनता है कि बुद्धि की कोई 3 बताइए, कोई 4 बताइए, कोई 5 बताइए। वो अलग अलग तरीके से है, पूछ सकता है, लेकिन अभी यहाँ पर है कि बुद्धि की विशेषताएं सिंपली तरीके से। तब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आइए देखते हैं।
तो बुद्धि जो होती है ना, वो अनुभव के आधार पर सीखने की एक मानसिक योग्यता होती है। हमारे जो एक्सपीरियंस होते हैं उनके बेस पर सीखने के लिए एक मेंटल एबिलिटी को इंक्रीज करने का एक साधन होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि बुद्धि समस्याओं के समाधान खोजने में सहायक होती है। जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, उसका समाधान खोजो। अब आग लग गई है तो आप पानी लेके दौड़ोगे ना, बोरा लेके दौड़ोगे बुझाने के लिए ना, बालू लेके। अब अगर आपको आग लगी तो आप डंडा लेके थोड़ी आओगे, ऐसा थोड़ी है। तो आपको क्या करना होगा, तो बुद्धि की समस्याओं को बोला, कोई समस्या है तो कैसे आपका माइंड इतना तेज है, एक्टिव है कि आप उस पर सोच पा रहे हो कि व्हाट कैन आई डू नाउ, तो क्या करना चाहिए मुझे। तो ये आपकी इंटेलिजेंस पावर होती है, ठीक है। बुद्धि पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने वाली मानसिक योग्यता होती है। बुद्धि जो होती है वो आपके जो एनवायरनमेंट होते हैं, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करने के लिए पूरी कैपेबिलिटी दे देती है। और आपके माइंड का सेट गोल भी बन जाता है कि मुझे ऐसे इन्वायरमेंट में वहाँ पर 3 दिन चार, अब जैसे कहीं गए हो, ठीक है, कहीं गए हो, वहाँ का माहौल नहीं अच्छा लग रहा है, तो लेकिन आपको वहाँ पे पूरी लाइफ नहीं, पूरी लाइफ रहना था, तो आप इश्यूज़ को लाओ कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये है, वो है। अगर 1-2 रात की बात है तो इंसान काट के चला था, अरे यार चलो 2-24 घंटे की बात है, यहाँ समय तो निकल जाना है। तो ये सामंजस्य करना या एडजस्ट करना रियलिटी के साथ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके पास अगर ये है तो इसके बेसिस पे आप बहुत कुछ बिल्डअप कर सकते हो। आगे चलिए, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है, ये अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है। बुद्धि अगर आपके पास है तो आप अपने मन में बहुत सी सोच रहे हो कि मुझे इस साल ये करना है, मुझे इस महीने ये करना है, 6 महीने में ये करना, 7 महीने में ये करना, 8 महीने में ये करना है। तो ये गोल की जो प्रिपरेशन होती है वो आप इसी की पावर पे, इसी के बल पे कर सकते हो, और इनका बहुत अच्छा इस्तेमाल करके आप बहुत अच्छी चीज़ों को पा भी सकते हो, ठीक है। क्लियर। चलो ये हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बुद्धि कितने प्रकार की होती है, चौथा क्वेश्चन आज का यहाँ पर है कि बुद्धि कितने प्रकार की होती है। आपको ऑब्जेक्टिव में भी आता है, आपको लिखने को भी आता है, दे आर सम अलग अलग प्लेसेस पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 प्रकार की होती है, लेकिन ये थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग है 3 टाइप की। तो पहला मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और मूर्त बुद्धि। ये मेनली प्रश्न आपके बनते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं, आपको ऐसा लिखने को भी आता है, तो हम दोनों के लिए प्रिपेयर है। पूछा गया तो अगर लिखने को आया तो हम दोनों तरीके से कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर है सभी को। चलिए फ्रेंड्स, फिर फटाफट करिए क्लास को लाइक। जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वो बहुत गलत किया है, तो फटाफट क्लास को लाइक कर दो, क्योंकि मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बजाना है। चलो चलो तो फटाफट, ईच एंड एवरीवन, चलिए करिए, फटाफट करिए, जितना हो सके उतना आप लोग 1-2 बारी तो अपने ग्रुप में शेयर कर ही दिया करो, ठीक है। वो मेरे लिए काफ़ी सपोर्टेबल रहता है और अच्छा एक रिस्पॉन्स रहता है। आपके कमेंट्स आते हैं तो आपकी इंगेजिंग बढ़िया रहती है, वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है फ़िलहाल के लिए। चले आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है। चलो आ जाओ, 5th पे आते हैं। बुद्धि के जनक कौन है, बुद्धि के जनक के मतलब प्रतिपादक, ऐसे आपसे प्रश्न बन जाता है। आप इसका उत्तर लिख सकते हैं कि प्रथम आधुनिक बुद्धि परीक्षण 1904 में अल्फ्रेड बीने के द्वारा, ये 1557 से लेकर 1911 के समय विकसित किया गया था। ये तो एक पूरा मैंने स्टेटमेंट इसलिए ले लिया कि थोड़ा सा जानो कि परीक्षण वगैरह कब आया, क्या क्या चीज़ें थी, लेकिन मेनली जो है वो जनक की अगर बात पूछ रहा है तो आप अल्फ्रेड बीने को टिक करेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट, बुद्धि के कितने तत्व हैं, बुद्धि के कितने तत्व हैं, तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं। तो आपकी बुद्धि के कितने तत्व हैं, अगर नहीं पता जान जाइए। 2 तत्व होते हैं, एक होता है जी फैक्टर, एक होता है यस फैक्टर। जी फैक्टर को हम नॉर्मल कहते हैं, जनरल योग्यता कहते हैं, जनरल एबिलिटी कहते हैं, सामान्य योग्यता कहते हैं, और विशिष्ट योग्यता यानी कि स्पेशल एबिलिटी को हम कहते हैं। दो दो चीज़ें होती हैं। एक जनरल का मतलब क्या होता है, जैसे हंसना, रोना, गाना और नाचना, लिखना, पढ़ना, ये सब कुछ करना, खाना पीना, सब कुछ। सब आप पढ़े हैं कि नहीं, पढ़े लिखे हैं ना आप लोग, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ। आप लोग भी डांस करते होंगे, मैं भी करती हूँ, ठीक है। मस्ती है, मौज है डांस का, मतलब ये नहीं कोई डांस इंडिया डांस में जा रही हूँ, लेकिन ये कि मस्ती है, धुन है। आप खाना खाते हैं, मैं भी खाती हूँ, आप और भी कुछ करते हैं, वो भी बहुत सारी चीज़ें सिमिलर होती है जो हम सब करते हैं। लेकिन कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं जो शायद आप नहीं करते हैं, या मैं नहीं करती हूँ, आप करते हैं। जैसे कि मैं ये पढ़ाने का काम अपने पैशन के तौर पर करती हूँ, उसकी फील्ड में मुझे नहीं उतरना है, लेकिन मैं पैशन के तौर पर करती हूँ, ठीक है। तो आप में से ये चीज़ आप करोगे आगे चल के या क्या करोगे नहीं पता मुझे। फिर मैं जो जॉब करती हूँ अपनी, मैं प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब करती हूँ अपनी आईटी फील्ड की, तो वो मैं काम करती हूँ, तो उसमें आपसे मोस्टली लोग उसके दूर दूर तक कोई वही नहीं, क्योंकि मेरा वो ग्रेजुएशन रहा है, इसलिए मैं वो काम करती हूँ। इसलिए मैं हमेशा प्लान बी लेकर चलती हूँ, वो एग्जिस्ट किया तो नहीं किया तो ये वाले पे। तो इस तरीके से आप में से बहुत सारे लोग अलग अलग काम करते होंगे, बहुत सारे लोग आप इससे करते होंगे। तो क्या वो मैं काम करती, तो वो जो काम आप स्पेशल तरीके से करते हैं, जिससे आपकी एक पहचान है कि हाँ ये चीज़ जाने जाते हैं कि हाँ ये चीज़ वो करते हैं, तो ये आपकी स्पेशल योग्यता हो गई। और जो सामान्य चीज़ें हैं वो सब में पाई जाती है नॉर्मली, ठीक है। चले
आगे बढ़िए, यहाँ तक बात समझ में आई? सिंपल, क्लियर, परफेक्ट। कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए। आप जब तक मुझे नहीं बताएंगे मैम मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम है, वो भी चैट बॉक्स में जो जो बच्चे बताते हैं वो मुझे कुछ भी नहीं याद रहता है, तो चैट बॉक्स में मत बताया करो। हमेशा कमेंट सेक्शन में जाकर लिखा करो कि मैम यहाँ पर जो भी बच्चे ने जो भी सवाल पूछा उसको वहाँ बताया गया है। अगर आप चैट बॉक्स से पूछेंगे तो फिर वो चैट में ही रह जाता है, फिर वो पूछने वाला डाउट नहीं होता। सिंपल सी बात है, ठीक है। याद नहीं रहता डियर, तब भूल जाने की बात है, इतना नहीं याद कर सकती मैं। नेक्स्ट आ जाओ, अंतर्मुखी व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? व्यक्तित्व इंडिविजुअल का एक टॉपिक हमारे सिलेबस में मेंशन किया गया है। तो इससे दो तरीके का वो प्रश्न बनते हैं, एक एक्सट्रोवर्ट का बनता है, एक इंट्रोवर्ट का। अभी फिलहाल के लिए आपसे इंट्रोवर्ट का पूछा गया है, अंतर्मुखी का। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? अंतर्मुखी व्यक्तित्व क्या होता है? संक्षिप्त परिचय दीजिए। संक्षेप में लिखिए, थोड़ा थोड़ा सेक्शन का प्रश्न आपको एक का भी बन सकता है, 2 नंबर का भी बन सकता है। आप इसके उत्तर में लिखेंगे, जिन व्यक्तियों की जीवन ऊर्जा, काम, इच्छा भीतर की ओर होती है उन्हें अंतर्मुखी रूप से जाना जाता है। जो लोग जिनकी जो एनर्जी है, जो इनकी पूरी वाइब्स होती है वो इंटरनली ही रहती है, पूरा अंदरूनी ही रहता है। अंतर्मुखी या इंट्रोवर्ट लोग बोलने से ज़्यादा दूसरे को सुनने में विश्वास रखते हैं। ये लोग क्या होते हैं? गुड लिसनर ज़्यादा होते हैं, बोलते कम है। ये स्पीकर नहीं होते हैं, ये सुनते हैं, लोगों को भांपते हैं, एनालिसिस करते हैं, देखते हैं, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन करते हैं और उसके हिसाब से अपना जो भी सोचते हैं। वे बोलते कम है, अपने में मस्त रहते हैं, अपनी किताबों में खोए रहते हैं, कि दीवारों से बातें करते हैं, ठीक है, अपने में ही रहते हैं। अब बहुत सारे लोग इसमें बहुत अच्छे भी निकल जाते हैं, बहुत सारे लोग को बहुत उसका हार्मफुल इफेक्ट भी मिलता है, ठीक है। तो वो अलग अलग चीज़ है। बोलने वाले को भी बहुत चीज़ अच्छी मिल जाती है, बहुत सारे लोगों को बोलेगा ज़्यादा बोल सके पागल है क्या, ऐसा बोल दिया जाता है। तो वो चीज़ें अलग है, मतलब हर चीज़ में पॉजिटिव नेगेटिव है, सिर्फ डिपेंड करता है आपके नज़रिए पे, आप उसको कैसे लेते हो। अगर आपको अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, नहीं अच्छा लगता नहीं अच्छा। जैसे मैं बहुत सारे एग्जांपल्स देती हूँ, ठीक है। अब डियर एक बात बताओ, जब ये सिंपल सा सब्जेक्ट है, इस बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन इस सब्जेक्ट में रियलिटी वाली चीज़ें ज़्यादा है। तो मैं अगर रियल एग्जाम्पल जो मैंने अनुभव किया, देखा, या मैंने जब टेट वगैरह पढ़ाई की तो मुझे जैसे जैसे एग्जाम्पल्स मिले वो चीज़ें मुझे याद हैं। तो मैं वो जब एग्जाम्पल्स मैं आपको देती हूँ तो आप में से बहुत सारे बच्चों को वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि बकवास है। तो दोनों का अपना नज़रिया है, बकवास वाले को बकवास लगता है, अच्छे वाले को अच्छा लगता है। तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, मुझे जो चीज़ पता नहीं मैं बता रही हूँ, ठीक है। सिंपल, एग्री विथ मी, एग्री होना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। चलो अच्छा आ जाओ आगे। 8 देख लो क्या है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लक्षण क्या है? इनके लक्षण क्या होते हैं? तो ज़्यादा बात करने से बचते हैं, कम बोलते हैं। इंट्रोवर्ट लोग दूसरे को सुनने में विश्वास ज़्यादा रखते हैं। ऐसे लोगों के फ्रेंड सर्कल बहुत छोटा होता है, एक दो इर्द गिर्द फ्रेंड्स बनेंगे नहीं तो इक्का दुक्का वो भी नहीं होते हैं। इन्हें समझना आसान नहीं होता है, कभी ये हंसें, कभी ये रोएंगे, तो कभी एकदम पुतले से खड़े रहेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये किस मिट्टी के बने हुए हैं। दूसरा, चिंतनशील और जागरूक होते, बहुत हर समय थिंकिंग लगी रहती, हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, बहुत जागरूक टाइप के रहते हैं, हर समय ऑल टाइम एक्टिव रहते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखना, और डिसीजन लेने में बड़ा टाइम लगा देते हैं, बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं, करें ना करें, करें ना करें, करें ना करें, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये अच्छा है। तो ऐसा बड़ा इर्द गिर्द उनका घुमाव वाला जो सर्किल रहता है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट आइए, उभयमुखी व्यक्तित्व के लोग कैसे होते हैं? अब अगर हमने इंट्रोवर्ट की बात की है तो एक्सट्रोवर्ट भी कर लेते हैं तुरंत तुरंत, तो दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। अब आपसे प्रश्न बनता है कि उभयमुखी व्यक्तित्व के लोग कैसे होते हैं, क्या होता है? एक छोटा सा परिचय दीजिए, बताइए उनके बारे में। आप लिख सकते हैं, उभयमुखी व्यक्तित्व ऐसे व्यक्तित्व को कहते हैं, ऐसे व्यक्तित्व के लोग होते हैं जो दोनों का समिश्रण, जो मिक्सिंग होती है ना, मिक्स होते हैं। वो वाले भी गुण उनको देखने को मिलेंगे और एक्सट्रोवर्ट वाले भी गुण देखने को मिलेंगे। उन्हें उभयमुखी उभयमुखी कहिए या विकासोन्मुखी कहिए, दोनों नेम सेम सेम, इसीलिए मैंने क्वेश्चन को यहाँ पर लिया कि उभयमुखी की बात जो आ रही विकासोन्मुखी का भी टॉपिक का नाम यहाँ पर शब्द आपसे छिड़ जाए। इस प्रकार अलग अलग व्यक्तित्व के लोग अलग अलग गुण होने के कारण उनका दृष्टिकोण में अंतर पाया जाता है। किसी का कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होता है सोच, किसी का कुछ, आप कुछ सोचते हो, मैं कुछ सोचती हूँ, मैं अपने लेवल से सोचती हूँ, आप अपने लेवल से सोचते हो, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन, मेमोरी को कौन कौन दिक्कत देता है या हेल्प करता है, इफेक्ट क्या करता है, क्या क्या फैक्टर है जो इफेक्ट करता है? तो आप कह सकते हो रुचि, इंटरेस्ट नहीं तो मज़ा नहीं, कोई मतलब नहीं, चीज़ें फिर याद नहीं रहेंगी। अगर इंटरेस्ट है तो चीज़ें फिर याद रहती हैं। प्रेरणा नहीं, मोटिवेटेड नहीं हो तो कोई दिक्कत भी आएगी और अच्छा भी रिजल्ट मिलेगा। स्तंभबद्धता है, संबंधबद्धता है, कोई मतलब नहीं, जब कनेक्ट नहीं हो पा रहा, रिलेट नहीं हो पा रहा, तो वो चीज़ें फिर हम छोड़ देते हैं। स्मरण विधि है, याद नहीं हो रही है, उस तरीके से हम सोच रहे हैं, रिकॉल है, लेकिन वो हमें हो नहीं रहा।
शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य पर भी फर्क पड़ता है, शिक्षा के व्यवहार पर उत्तम वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपकी स्मृति को प्रभावित कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, स्मृति के कौन कौन से अंग होते हैं। तो स्मृति में पहला अंग है सीखना। अगर स्मृति के हम अंगों की बात करें कि क्या है, तो सबसे पहला जो अंग है वो है सीखना। जिस बात को याद रखना चाहते हैं उसको हम सबसे पहले सीखते हैं और फिर हम उसको बाद में क्या होता है कि हम उसको सीखना पड़ता ही है, क्योंकि फिर हमें उसमें काम करना रहता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें 4 मेजर चीज़ें आती हैं। पहला सीखना, फिर धारण करना, फिर पुनः स्मरण करना, फिर उसकी पहचान बनाकर या अभिज्ञान में कुछ डाल के रखना कि हमको ये चीज़ अगर सिग्नल दिख जाता है तो हम उसको याद कर लेते हैं, ये चीज़ यहाँ पर थी। होता है ना कि हमने कोई पॉइंट को क्लिक करके रख लिया है तो वो चीज़ हम रिलेट कर पाते हैं कि अच्छा हाँ हमने ये पढ़ा था, हमने ये काम किया था। तो ये 4 चीज़ें उसमें काफ़ी हेल्पफुल और इम्पॉर्टेंट होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई है। मैंने आपको बाल विकास और वो सारी चीज़ें मल्टीपल टाइम मतलब अच्छे तरीके से बताया और अब इस तरीके से क्वेश्चंस करवा के पूरा रिवीजन करवा दूंगी। तो आप में से जो भी लोग नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप पूरी प्लेलिस्ट को चेकआउट करके नॉर्मल स्पीड को आगे करके आराम से सब सुन सकते हैं। और अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर राज सर मिलेंगे, उनसे नोट्स को लीजिए। सारे सब्जेक्ट की नोट्स मत लीजिए, ठीक है, उनसे नोट्स को आपको परचेज करना होगा। मत लो सारे सब्जेक्ट, 1-2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट लो, मोस्टली 50 नंबर वाले ले लो और उसको पढ़ डालो। कोई ज़रूरत नहीं प्रिंट करवाने की, कोई ज़रूरत नहीं लिखने की, क्योंकि अब देर हो चुकी है। अब अभी सिर्फ आपको अपने बैक लगने से बचना है, क्योंकि बैक लगेगी तो वो बैक जिसकी जिसकी लग गई है वो बहुत दिक्कत करती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है, ठीक है। आप में से आपके शिवेंद्र भैया एक आते हैं, आपके सीनियर हैं, उनकी फर्स्ट सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट में बैक लगी, सेकेंड सेमेस्टर में फिर उनकी बैक लगी और बैक अभी पहले का पेपर नहीं दे पाए हैं, बैक पे बैक बढ़ी जा रही है और टेट सुपर टेट भी देना है। तो वो एक बहुत दिक्कत है, दिमाग में हेडेक रहता है। तो ध्यान रखो, इसीलिए बोलती हूँ मैथ खूब लगाओ और सारे सब्जेक्ट को बहुत थोरली पढ़ो, थोरली पढ़ो सिर्फ, ठीक है, काम बन जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। चलो आगे। और सीरीज के सारे क्वेश्चंस नहीं रिपीट होते, इसको हमेशा ध्यान रख लो। सीरीज की भाषा बहुत टफ होती है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे है अल्पकालिक स्मृति और दीर्घकालिक स्मृति में क्या है। स्मृति तो आप जान रहे हैं, अल्प का मतलब होता है कम और दीर्घ का मतलब होता है ज़्यादा समय के लिए। इन दोनों के बीच में एक अंतर लिखना है। अल्पकालिक स्मृति में सत्ता काल जो होता है, टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो छोटा होता है, जबकि अगर हम बात करें दीर्घकालिक की तो इसका जो है वो बड़ा होता है। अधिकांश मनोवैज्ञानिक अध्ययन से यह ज्ञात होता है, वो ऐसा बोलते हैं कि अल्पकालिक स्मृति केवल कुछ ही सेकंड के लिए होती है, ठीक है। 30 सेकंड मेनली कहा गया, जो कि 30 सेकंड का ये उत्तर टेट में पूछा जाता है कि अल्पकालिक स्मृति का जो समय होता है वो कितना होता है। आपको क्या लगता है कि चीज़ें आपको बहुत आसान नहीं पूछी जाएगी। अब ये बोलो जो सेकंड की बात है ये पूछी जाती है। सूक्ष्म शिक्षा का जो मिनट का 36 सेकंड का वो 36 मिनट का वो टाइम ड्यूरेशन होता है वो पूछा जाता है। आपके रोरसा हरमन रोरसा के कार्डों की संख्या कितनी होती है वो पूछी जाती है। आपको क्या लग रहा है कि तब ऊपर की चीज़ें आएंगी, ऐसा नहीं आता है। पेपर है वो, टारगेट एग्जाम है, तभी आप टीचर बन पाओगे। तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रहेगी, ये आपको टेक करने को आएगा। यही खेल है, जो मैं समझा रही हूँ उसको समझ जाओ। इसे बोलती हूँ कि पैराग्राफ जब पढ़ा करो तो उससे क्वेश्चन बनाने का आइडिया निकाला करो कि कैसे क्वेश्चन बनाओगे। मैं जब पढ़ती थी तो क्या लगता था आपको कि मैं पढ़ने के बाद पैराग्राफ लेती थी, एक पन्ना लेती थी, अब बगल में सोचती थी इसका क्वेश्चन बना लूँ। मैं हमेशा इस तरीके से पढ़ती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन खुद से बनाना सीखो। इसलिए पूछती हूँ क्वेश्चन पूछो, लेकिन आप में से क्वेश्चन कुछ नहीं पूछता है मुझसे कोई कि मैम ऐसा इसका क्या होगा। ये चीज़ें कमेंट बॉक्स में मुझे दिखती ही नहीं है, जो कि बहुत गलत है। चलिए आइए फिलहाल के लिए देखते हैं। और फिर समाप्त हो जाती है, कुछ सेकंड के लिए रहती है, फिर बाद में खत्म हो जाती है। दीर्घकालिक जो होती है वो हमारे लाइफ टाइम तक हमारे दिमाग में चलती रहती है और हम उसको याद रख पाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। सीखने के पठार से आप क्या समझते हैं? तो सीखने का पठार का मतलब क्या है? बैरियर। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया में एक विशेषता ये है कि वो अवधि को दर्शाता है जहाँ प्रदर्शन में कोई सुधार नहीं किया जा सकता है। ये हमारे उस टाइम ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पर वो ये बताता है कि कहाँ पर दिक्कत हो रही है, कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, आखिर हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे, काम तो कर रहे हैं, ग्रोथ क्यों नहीं हो रही, हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। ये चीज़ हमारी इनसे प्रदर्शित हो जाती है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखते हैं। सांख्यिकी के महत्व को संक्षेप में लिखिए कि सांख्यिकी होती क्या है। जो आपके स्टैटिक का एक पोर्शन लास्ट में दिया गया उसका एक क्वेश्चन है। सांख्यिकी गणित भाषा की एक शाखा है, एक ब्रांच है, जिसमें आंकड़ों का संग्रहण करा जाता है, आंकड़ों को रखा जाता है, डाटा को रखा जाता है, प्रदर्शन दिखाया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है और उसके गुणों का आकलन का अध्ययन किया जाता है। जहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसीज का कॉलम मतलब है, आपके इंटरवल का जो क्लास इंटरवल होता है उसका अलग होता है, मध्यांक माध्य जो भी निकालना रहता है उसका अलग होता है। मैंने इसको इंग्लिश में ज़्यादा पढ़ा इसलिए कॉन्सेप्ट मेरे इंग्लिश में ज़्यादा क्लियर है। सांख्यिकी को गणित का विज्ञान माना जाता है, जो संख्यात्मक डाटा से संबंधित होता है, डाटा से नंबर वाले डाटा से कलेक्टेड होता है। संक्षेप में ये बोल सकते हैं कि सांख्यिकी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो डाटा आधारित विकल्प बनाने के लिए काम करती है।
और सांख्यिकी की सीमाएं, जिसमें हम औसत एवरेज निकालते हैं, सांख्यिकी के नियम सहित होते हैं, मात्रा तक परिणामों का हम एक सर्वोत्तम रूप लागू करके रूल जो फॉर्मूला वगैरह है उसको लगा के डाटा का एक एग्जैक्ट आंसर वगैरह जो भी पूछा जाता है वो निकालते हैं। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा में सांख्यिकी का महत्व क्या है, पढ़ाई में क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। तो कह सकते हैं कि सांख्यिकी शिक्षक को सटीक डाटा देने के लिए काफ़ी मदद करती है। एग्जैक्टली वैल्यू निकालने के लिए हमें बहुत सारा 1000, 2000, लाख, करोड़ डाटा है, आपको कुछ उसमें लेना है तो आप ऐसे निकाल सकते हो। कभी कभी तकनीकी ज्ञान की कमी के कारण शिक्षक विद्यार्थी के प्रदर्शन का विवरण करने में असमर्थ है। कभी कभी ऐसा होता है कि टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन कोई चीज़ बतानी समझानी तो दिक्कत होती है, तो हम कहीं ना कहीं आंकड़ों को यूज़ करके, सिंबल्स को यूज़ करके बताते हैं और वो फिर अच्छा हो जाता है और समझने के लिए काफ़ी आसान होता है। और सबसे अच्छी बात क्या होती है कि जो एग्जैक्टली चीज़ें होती हैं वो सामने निकाल, जैसे इर्द गिर्द बता, नहीं ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसा हो सकता वाला शब्द जो होता है वो गलत टाइप का, लेकिन बोला कि नहीं यही है, तो वो चीज़ एक सर्टिफाइड रिजल्ट देती है। तो सांख्यिकी शिक्षा में काफ़ी हेल्पफुल इसीलिए हो जाती है क्योंकि हम इर्द गिर्द बातों को न बताकर जो एग्जैक्ट मेनली बातें होती है उसको बताते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज ही आपकी 25 मिनट की क्लास हुई, जो कि मैंने 15 मिनट लेने को बोला था वो मैंने आपको 10 मिनट और इंक्रीज़ किया, तो ये 25 मिनट की आपकी क्लास हुई और 15 क्वेश्चन मैंने आपको रिवीजन करवाया। आई होप सो कि क्लास बहुत अच्छी होगी, आपके ऊपर से नीचे से लेके हर टॉपिक क्लियर हुए होंगे और ऐसे बहुत सारे मैं रिवीजन करवाऊंगी, तो ये प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, कोई अलग से प्लेलिस्ट नहीं बनेगी। अगर क्लास आज की पसंद आई तो सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि क्लास कैसी रही है, कोई दिक्कत होती तो बताना है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट में, बाय बाय, टेक केयर।